उस 80 साला बुढ़िया के बारे में मोहल्ले में अजीबो गरीब कहानियां गर्दिश कर रही थीं। खाला साबरा का ख्याल था कि माई पंखी बंजारन है और ये किसी शहरी बाबू के इश्क में मुब्तला होकर अपना कबीला छोड़ आई और बाद में वो शहरी बाबू इसे छोड़कर चलता बना। पनवारी शौकत माई पंखी का ताल्लुक कोलकाता से जोड़ता और थिएटर में काम करती थी। गर्दिशे ज़माने ने उसे लाहौर पहुंचा दिया और नाई मुश्ताक का ख्याल था कि यह बंगालन ज़रूर है, लेकिन इसका ताल्लुक शाही महल्ले से था और अपने वक़्त की बेहतरीन रकासा थी। फिर वक़्त ने उसे किनारे लगा दिया और किसी का ख्याल था कि यह जादूगरनी है। जी दोस्तों, पेश खिदमत है अनवार अलाइगी का नया अनोखा और क़यामत खेज सिलसिला मस्कन। अच्छा ठीक है, मैं ले जाती हूँ, फरीदा यह कहकर गाड़ी की तरफ बढ़ी। बेगम 1 मिनट, और नसार अयूब ने उन्हें रोका, और मैं ज़रा प्रोफेसर मुजाहिद को फ़ोन करके वापस आ जाऊँ और फिर आप इन्हें ले जाइएगा। अच्छा, और फरीदा ने इस बात में गर्दन हिलाई और गाड़ी में जा बैठी। 2 मिनट बाद ही नसार अयूब स्टोर से बाहर आ गए और नाजनीन को वाशरूम ले जाने का ग्रीन सिग्नल देते हुए कहा, जल्दी वापस आ जाएं। और 10-15 मिनट में दोनों की वापसी हो गई और घर के मकीन बा अखलाक थे। उन्होंने खंदा पेशानी से इस्तकबाल किया और यहाँ तक कि चाय पीने की भी पेशकश की, और नाज़नीन जो दहशत ज़दा और उलझी हुई सी दिखाई दे रही थी वो अब शांत हो चुकी थी। वापसी पर जाने क्यों इस कदर ट्रैफिक जाम हो गया कि घंटे 1.5-2 घंटे का सफ़र 3-4 घंटे में कटा, और जब घर पहुँचे तो थकन से सब का बुरा हाल था। रात को प्रोफेसर मुजाहिद नसार अयूब के घर आ गए और उन्हें तफसील से सारा हाल सुना और फिर अपने मखसूस अंदाज में बोले, प्यारे भाई, आपका दौरा कामयाब रहा और वो जहाँ से आया था वहीं वापस भेज दिया गया। उसने आखिरी कोशिश के तौर पर बहू को गाड़ी से निकाल कर झाड़ियों में ले जाने की कोशिश की थी और इसे भाभी ने नाकाम बना दिया। अगर नाज़रीन बेगम के कंट्रोल में ना आती और झाड़ियों में चली जाती तो सवाल हुआ तो कुछ ना होता और थोड़ी बहुत पेचीदगी हो जाती, हम संभाल लेते। और प्रोफेसर मुजाहिद ने कहा, अब क्या करना है? अल्लाह का शुक्र अदा करना है, प्रोफेसर मुजाहिद मुस्कुरा कर बोले। उसके अलावा नसार अयूब ने पूछा, आप ज़रा बहू को बुलवाएं, मैं एक नज़र देखता लूँ और फिर आगे का बताता हूँ। ड्राइंग रूम के अंदरूनी दरवाजे में जाकर उन्होंने अली नसार को आवाज़ लगाई, अली ज़रा बहू को तो लेकर आओ। जी अच्छा अब्बा जान, अंदर से आवाज़ आई। और घुटने की तकलीफ़ कैसी है? कम है लेकिन ख़त्म नहीं हुई, 1-8 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह, कोई एहतियात वगैरह। बस मगरिब के बाद बहू घर से बाहर ना निकले। और प्रोफेसर मुजाहिद ने कहा, और घर निकलना बहुत ज़रूरी हो तो मगरिब के आधे घंटे के बाद घर से निकले और टेलीफोन पर मुझे बता दें। ठीक है, नसार अयूब ने कहा। इतने में नाज़नीन अली नसार के साथ ड्राइंग रूम में आ गईं और प्रोफेसर मुजाहिद ने उन्हें अपने सामने वाले सोफे पर बैठने का इशारा किया। एक नज़र आध खिले चेहरे पर डाली और दोनों हाथों के नाखूनों को बगौर देखा और एक पुरसकून सांस लेकर बोले, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और उसके बाद नाज़नीन से मुखातब हुए, बस जाएं बिटिया, और अल्लाह ने आप पर बड़ा करम कर दिया। नाज़नीन ने अदब से प्रोफेसर मुजाहिद को सलाम किया और अली नसार के साथ ड्राइंग रूम से निकल गईं। प्यारे भाई, बात यह है। और नाज़रीन के जाने के बाद प्रोफेसर मुजाहिद नसार अयूब से मुखातब होकर बोले, सैलाब हमेशा तबाही लाता है और जब वापस जाता है तो अपनी तबाही के निशानात छोड़ जाता है। इन खबीसों का भी यही वतीरा है, और जब किसी लड़की को जकड़ते हैं तो उसे तोड़ फोड़ कर रख देते हैं और वापसी पर अपने असरात छोड़ जाते हैं। और अल्लाह मालिक है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पानी की बोतल मंगाओ और मैं पानी दम करके देता हूँ, और बहू वो पीती रहे और पानी ख़त्म होने लगे तो उसी में और मिला ले, ठीक है? हाँ, एक बात और फिर जो बात प्रोफेसर मुजाहिद ने बताई वो खासी चौंका देने वाली थी। उधर दिलदार बख्श और खालिद कुरैशी की गाड़ी ने कलाबाजी खाई और उधर माई पंखी को कोयले की लकीर खींची रुक गई और उसने अचानक एक ज़ोरदार धमाके के साथ आग के शोले उठते देखे। नहीं माने ना, अब भुगतो और जिंदा जलो आग में। और माई पंखी गुस्से से बोली। अनारा चारपाई पर बैठी और माई पंखी को गौर से देख रही थी। उसने अनारा को आज की रात और दूसरा घर दिखाने की बात की थी। माई पंखी 6 घर बना चुकी थी और साथ में बनाने जा रही थी
कि यकदम गुस्से में आ गई। अम्मा क्या हुआ और क्यों गुस्सा कर रही हो? अनारा ने पूछा। अंजू, 2 पुलिस हैं, मना किया था कि कागज मत देखना, लेकिन नहीं माने। अब बंद गाड़ी में परे झुलस रहे हैं और मैं क्या करूं? माई पंखी बोली। अच्छा चल दफा कर उन्हें, आज जा हम अपना खेल शुरू करते हैं। उसने फिर 7वां घर मुकम्मल किया और फिर फस्करा मारकर बैठ गई और अनारा से बोली, चल अंजू चल आजा और दूसरे घर में बैठ जा। अनारा उसी अंदाज में जिस तरह मई पंखी बैठी थे दूसरे घर में विराजमान हो गई। मई पंखी ने गले से बारी तवीज उतारकर उसे बाएं हाथ पर रखकर मुट्ठी सख्ती से बंद कर ली और अनारा से बोली, देख देख अंजू देख। और यकदम अनारा के सामने एक मंजर खुला। एक 13-14 साल की लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में कंधे पर बैग लटकाए गली में जाती हुई नजर आई। और ये एक चौड़ी गली थी और आमने सामने घरों के दरवाजे थे और छोटे छोटे घर, निचले मुतवस्सित तबके की बस्ती। ये 13-14 वर्ष की लड़कियां 9वीं क्लास की तालबा थीं और उठान अच्छी थी, लिहाजा अपनी उम्र से 2 वर्ष बड़ी नजर आ रही थीं। और गोरी चिट्टी दिलकश आंखें और मशहूर कौन सरापा और गली मोहल्ले के हर लड़की की उस पर नजर थी। लेकिन वो अपनी नज़र हमेशा नीची रखती और उसे मालूम ही ना होता कि कौन लड़का कहाँ खड़ा है और कौन उसके पीछे पीछे चल रहा है। गली के आखिर में एक छोटा सा चौक था और वहाँ 2-4 दुकानें थी। उन्हीं में से एक पटवारी भी था और बाप के अचानक इंतकाल के बाद उसके 16 साल लड़के ने दुकान संभाल ली थी और उसकी दुकान पर मोहल्ले के नौजवान उबाश लड़के खड़े रहते और जो हर आने जाने वाली लड़की को देखकर उस पर कोई जुमला कसना या कोई गाना गाकर अपनी नाअसूदा ख्वाहिशों का इजहार करना फर्ज अव्वलीन समझते थे। 9वीं क्लास की ये तालबा अफशा उनके ख़ास निशाने पर थी, लेकिन उसकी शराफत के सामने उनकी कोई पेश नहीं चल रही थी। अफशा अपनी पड़ोसी लड़की ताहरा के साथ स्कूल जाया करती और ताहरा को नज़रें नीची रखने की आदत ना थी और वह स्कूल जाते हुए इर्द गिर्द लड़कों के बारे में अपनी रनिंग कमेंट्री जारी रखती और अफशा को कितना ही टोकती, लेकिन उसकी सेहत पर कोई असर ना पड़ता। इस कमेंट्री का नतीजा ये निकला कि अफशा के कान आंखें बन गईं और वो काफ़ी अरसे से किसी असद नामी लड़के के बारे में सुन रही थी जो उनके ताक़ुब में रहता, लेकिन उसने कभी कोई ओछी हरकत ना की थी और वो बस खामोशी से उनके पीछे चलता और स्कूल से वापस लौट जाता। ताहरा अक्सर उसे उकसाती नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखे और देखने की फरमाइश करती और ये बावर कराने की कोशिश करती कि वह सिर्फ अफशा के लिए आता है। अफशा इन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। ताहरा ने जब देखा कि अफशा के दिल मोम पिघलता ही नहीं तो उसने एक नया गुल खिलाया। एक दिन बेचैन ताहरा ने अपने पास से गुजरते असद से बड़ा रिसान से कहा, और यूं आखिर कब तक पीछा किए जाओगे? कुछ मुंह से तो बोलो। ताहरा की इस हरकत पर अफशा ने एक जोर सी चुटकी ली और वह बिलबिला उठी, मुझे क्यों नोचती है और इस गूंगे से क्यों नहीं पूछती? और फिर यकदम ख्याल आया कि कहीं ये सचमुच गूंगा ही ना हो। और असद मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया और वह कुछ नहीं बोला। उसके आगे जाने के बाद अफशा ने ताहरा की अच्छी खासी खबर ली और उसे शदीद गुस्सा आया और गुस्से में उसने ताहरा से दोस्ती तोड़ ली। आज वो अकेली स्कूल गई और वापस आई। उसे सबसे ज़्यादा परेशानी पान की दुकान पर खड़े लोगों के करीब से गुजरते हुए थी। ताहरा साथ होती तो वह हिम्मत करके वहाँ से गुजर जाती थी और आज स्कूल जाते उसके मकान के सामने से गुजरते उसे पसीने आ गए और 1-2 लड़कों ने उसका पीछा भी किया और उन्हीं में से किसी लड़के ने फिल्मी मकाल में बोलते हुए उसको दुपट्टा खींचने की कोशिश की थी। नज़दीक असद मौजूद था और वो कद काठ का अच्छा था और उसने उस सूखे सड़े लड़के की अच्छी खासी पिटाई कर दी और उसे बाहिफाजत स्कूल तक छोड़ कर गया। स्कूल के गेट के नज़दीक पहुंचकर अफशा ने चंद लम्हों के लिए रुकी और जैसे ही असद उसके करीब आया उसने पहली बार नज़र उठाकर असद को देखा और धीरे से बोली, आपका शुक्रिया। और फिर शुक्रिया अदा करके वो दोबारा वहाँ रुकी नहीं। उसने असद का जवाब भी सुनने की कोशिश नहीं की थी। असद अच्छे डैल डोल का 18-19 साल का वजी लड़का था और वो एक नज़र में उसकी आंखों में बस गया और उसके बाद खतूत का सिलसिला शुरू हुआ और चलता रहा। अफशा मैट्रिक में पहुंच गई और अब उसे सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हर वक्त हर जगह असद का ख्याल रहने लगा।
اس کے اندر کی کیفیت بدل گئی اور وہ جن معاملات سے دور بھاگتی تھی اب اس معاملے میں اندر تک اتر گئی اور طاہرہ سے پھر دوستی ہو گئی، اور جو باتیں اسے پہلے بری لگتی تھیں اب وہ باتیں اچھی لگنے لگیں، اور اپنے دل کا حال تمام کہنے کے لیے اس نے طاہرہ کو رازدار بنا لیا۔ اسد نے اب باہر ملنے کا تقاضا شروع کیا اور اس کے بے حد اصرار پر وہ طاہرہ کے ساتھ ایک پارک میں ملنے لگا۔ طاہرہ پارک میں جا کر الگ ہو جاتی اور وہ دونوں کسی تنہا بینچ پر جا بیٹھتے اور ایسا 2-3 بار ہوا اور اسد کو طاہرہ کی موجودگی کھٹکتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ طاہرہ ان کی ملاقاتوں میں حائل نہ ہو، لیکن افشاں خوف زدہ رہتی اور طاہرہ کی وجہ سے اسے تحفظ حاصل تھا۔ افشاں کے والد اور بھائی ایک گارمنٹ فیکٹری میں ملازم تھے اور دیکھے جانے کی صورت میں اس پر قیامت ٹوٹ سکتی تھی۔ ایک دن اسکول سے چھٹی کے بعد اسکول سے باہر نکلی تو اسد گاڑی لیے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے افشاں اور طاہرہ کو ساتھ بٹھایا اور راستے میں اس نے افشاں کو بتایا کہ وہ اسے اپنی بڑی بہن سے ملانا چاہتا ہے اور وہ اس سے ملنے کے بعد امی سے سفارش کریں گی اور پھر امی ابو آپ کے گھر آئیں گے، اور یہ ایک اچھی خبر تھی۔ افشاں چاہتی تھی کہ طاہرہ بھی ساتھ چلے، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا تو اسد نے طاہر کو گھر کے نزدیک چھوڑا اور اسے لے کر آگے بڑھ گیا۔ اسد ایک باتونی لڑکا تھا اور وہ راستے بھر افشاں کو شادی کے خواب دکھاتا آیا، اور افشاں بہت خوش تھی کہ اس کی زندگی میں ایسا لڑکا آیا اور جس نے اس سے کبھی کوئی غیر اخلاقی بات نہ کی تھی، اور اب وہ اسے بڑی بہن سے ملانے لے جا رہا تھا کہ شادی میں حائل رکاوٹیں دور ہوں۔ اور جب وہ دونوں ہنستے مسکراتے سیڑھیاں چڑھتے آخری یعنی 4تھے فلور کے ایک فلیٹ کے دروازے پر پہنچے تو اسد نے ایک ایسی حرکت کی کہ افشاں پریشانی میں مبتلا ہو گئی، اور بات تھی بھی پریشانی کی۔ اسد نے جین کی جیب سے ایک لمبی چابی نکالی اور دروازے میں لگے تالے کے سوراخ میں ڈال دی اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اور یہ آپ کی بہن کا گھر ہے؟ افشاں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ہاں، اسد نے پورے اعتماد سے چابی گھمائی۔ وہ کہاں ہے اور ان کے گھر کی چابی آپ کے پاس کیوں ہے؟ اور افشاں کی گھبراہٹ بدستور تھی۔ اسد دروازہ کھولتے کھولتے رک گیا اور اس کی طرف پلٹتے ہوئے بولا، باجی ایک اسکول میں ہیڈ مسٹریس ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے اسکول آنے میں دیر ہو جائے تو پریشان نہ ہونا، اور یہ ڈپلیکیٹ چابی رکھ لو اور دروازہ کھول کر اطمینان سے بیٹھ جانا، اور افشاں کو کولڈ ڈرنک پلانا نہ بھولنا۔ اتنا بول کر اس نے افشاں کی طرف دیکھا۔ اب تم بیٹھنا نہ چاہو تو واپس چلتے ہیں، اور یہ کہہ کر اس نے افشاں کے جواب کا انتظار نہ کیا اور دروازہ لاک کیا اور سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے۔ آؤ چلیں۔ نہیں اسد، باجی برا مانیں گی، کچھ دیر انتظار کر لیتے ہیں، افشاں بولی۔ جیسے تمہاری مرضی، اور یہ کہہ کر اس نے تیزی سے تالے میں چابی گھمائی اور دروازہ کھول کر اسے اندر آ جانے کی جگہ دی۔ جب وہ اندر آ گئی تو اسد نے لاؤنج کی لائٹ روشن کی۔ اگرچہ یہ دوپہر کا وقت تھا لیکن فلیٹ میں اندھیرا تھا، اور لاؤنج میں 4 کرسیوں والی چھوٹے شیشے کی ڈائننگ ٹیبل پڑی تھی۔ افشاں نے اپنا بیگ ٹیبل پر رکھا اور لاؤنج میں چاروں طرف نظریں گھمائی۔ اسد نے دروازہ لاک کیا اور چابی تالے میں لگی چھوڑ دی، اور پھر اس نے ڈرائنگ روم کی لائٹ جلائی اور افشاں سے پوچھا، کہاں بیٹھیں گی محترمہ؟ اسد یہیں بیٹھ جاتے ہیں، اور افشاں ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، اور وہ چاہتی تھی کہ دروازے کے قریب رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ افشاں صاحبہ کو خاصی بھوک لگی ہے، اسد نے شرارت سے کہا۔ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، اور افشاں چور بن گئی۔ باجی کا گھر دیکھ لو اور پھر جہاں دل چاہے بیٹھ جانا۔ اسد نے بیڈ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ اس فلیٹ میں 2 بیڈ روم تھے اور نفاست سے سجے ہر کمرے سے بہن کا سلیقہ جھلکتا تھا۔ اسد بیڈ روم کی لائٹ جلی چھوڑ کر اسے لاؤنج میں لے آیا اور بولا، جی افشاں کہاں بیٹھیں گی؟ یہیں بیٹھ جاتے ہیں، اور افشاں نے ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی کھینچتے ہوئے کہا، بھئی اس سے پہلے کہ باجی آ جائیں ہمیں کولڈ ڈرنک پی لینی چاہیے، ورنہ وہ آتے ہی میری پٹائی کریں گی، اور آخر وہ ہیڈ مسٹریس ہے۔ اور اسد فریج کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اور افشاں مسکرا کر رہ گئی۔ اسد نے ٹھنڈے مشروب کی بوتل نکالی۔ اس میں بمشکل 1-1.5 گلاس مشروب نظر آ رہا تھا۔ اس نے 2 گلاس اور بوتل میز پر رکھی اور ڈھکن کھول کر مشروب گلاس میں انڈیلا، اور اس بوتل میں اتنا ہی مشروب تھا کہ گلاس بھر سکا، اور بھرا ہوا گلاس اسد نے افشاں کی طرف بڑھا لیا۔ لیجئے محترمہ، آپ شروع کیجئے۔ میں اکیلی پیوں گی کیا؟ اور افشاں دوسرا خالی گلاس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ ارے نہیں، اور اسد خالی گلاس سے اپنے قبضے میں کرتے ہوئے بولا، فریج میں ایک بوتل اور ہے، میں وہ نکالتا ہوں، دیکھ لیں بوتل ہے بھی کہ نہیں۔ اور افشاں ہنس کر بولی، ایسا نہیں ہو سکتا، اور میری باجی ایسا غیر ذمہ دارانہ کام نہیں کر سکتی کہ فریج میں بوتل نہ ہو اور پینے کی دعوت دے دیں۔ اور اسد نے بڑے یقین سے کہا،
फ्रिज में नई बोतल मौजूद थी। उसने ढक्कन खोलकर अपना खाली गिलास भर लिया और उसके सामने आ बैठा और फिर घड़ी पर नज़र डालते हुए बोला, पता नहीं बाजी कब आएंगी और मेरा ख्याल है कि कोल्ड ड्रिंक पी कर निकलते हैं और बंद घर में बैठने से कहीं बेहतर है कि बाहर निकलें। चलो समुंदर पार चलते हैं। चलेंगे, पहले बाजी से तो मिल लें। और अफशा के दिल में खाली फ्लैट देखकर जो हौल उठा था वो असद की बातों की वजह से ख़त्म हो गया। वो पुरसुकून हो गई थी और उसे यकीन आ गया कि असद जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। इसमें कोई शुबा नहीं कि यह घर असद की बाजी का था, मगर बाजी ने अफशा को मुलाकात के लिए घर बुलाया था, ये 100% झूठ था। बाजी बेचारी अपनी फैमिली के साथ कोयटा गई हुई थी और चाबी वो अपनी माँ को देकर गई थी कि असद को भेजकर घर चेक करवा लें, क्योंकि बंद घर चोरों और डाकियों के लिए इंतहाई कशिश रखता है। बहन का खाली घर देखकर असद ने डाके की मनसूबाबंदी कर ली और इस वक्त डाके का पहला सीन जारी था और कोल्ड ड्रिंक में पहले से ख्वाब आवर दवा मिलाई जा चुकी थी। शिकार अपने अंजाम से बेखबर खुशी खुशी मशरूबे नोशे जां कर रहा था और शिकारी की आंखों में गिलास खाली होते देखकर नशा बढ़ता जा रहा था। असद ने गिलास उठाकर मशरूब का आखिरी घूंट लिया और अफशा को इस तरह का तासर दिया जैसे वो उसके इंतजार में है कि कब अफशा खाली गिलास करे और वो लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करें। इजलत के इस तासर ने अपना काम कर दिखाया और अफशा ने जल्दी जल्दी कोल्ड ड्रिंक के घूंट भरे और खाली गिलास कर दिया। असद ने दोनों गिलास किचन में जाकर धोए और बोतल फ्रिज में रखी और अफशा की तरफ देखा और बोला, हाँ अफशा चलें, बाजी तो नहीं आई। जी, अफशा ने जवाब दिया, लेकिन उसे याद ना रहा कि असद ने उसे क्या कहा था और जिसके जवाब में मैंने जी कहा और उसके दिमाग में गुबार सा भर गया। और इससे कबल कि वह बेसुध होकर कुर्सी से गिरती, उस असद ने उसे थाम लिया और उठाकर बेडरूम में ले आया। 2-3 घंटे के बाद जब अफशा को होश आया तो उसे अपनी तही दामनी का एहसास हुआ और शिकार हो जाने पर उसके दिल में शदीद टीस सी लगी। उसकी आंखें बेख्तियार छलक पड़ी और वह तकिए में मुंह छुपाकर बिलक बिलक कर रोने लगी। अपने लुटने का एहसास तो था ही और ये गम से सिवा था कि असद ने उसके साथ धोखा किया था और उसका एतमाद पारा पारा कर दिया था। असद ने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी और कहा कि गहरी नींद में उसका हुस्न बलाखेज देख कर वो खुद पर काबू न रख सका और ये ना बताया कि कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोली किसने डाली थी। उसने बहन के बारे में बताया कि वह स्कूल में टीचर्स की मीटिंग में फंस गई हैं और इसलिए आ न सकी, और ये ना बताया कि वह इस शहर में है ही नहीं और आइंदा से मुलाकात का कोई इम्कान भी नहीं। असद ने उसके आंसू पूछ कर तसल्ली दी कि वह बहुत जल्द अपने वालदैन को उसके घर भेजेगा और अगर वालदैन ना माने तो वो उसे कोर्ट मैरिज कर लेगा और उसे अपना बना लेगा और वह परेशान ना हो। लेकिन परेशानी तो उसका मुकद्दर बन चुकी थी और वह अफशा को गाड़ी में बिठाकर उसके घर के करीब छोड़ गया और हमेशा के लिए। घर का दरवाज़ा खुला था और वह घर में दाखिल हुई तो माँ किचन में चाय बना रही थी। अफशा किचन के सामने से गुजरती हुई कमरे में चली गई और बैग रख कर अभी वो शूज उतार रही थी कि माँ अंदर आ गई। उसने आते ही सख्त लहजे में बोला, कहाँ थी तू? अफशा एक सीधी लड़की थी और उसकी समझ में कुछ न आया और वो माँ से क्या कहे, लेकिन जवाब बहरहाल देना था। वो इतना ही कह सकी कि अम्मी मैं स्कूल में थी और टीचर ने रोक लिया था। झूठ बोलती है तू, और मैं ताहरा के घर गई थी। उसने मुझे बता दिया है कि तू किसी के साथ गई है। और माँ ने उसकी उजड़ी सूरत देखकर अंदाजा लगा लिया कि वो क्या करके आई है। उसने अफशा का जूता उठाया और उसे मारने लगी, बता तू किसके साथ गई थी? वो चुपचाप पिटती रही और रोती रही। वो क्या जवाब देती, उसके पास कोई जवाब ना था और उसका जिस्म ही नहीं रूह भी जख्मी थी। जब माँ मार मार कर थक गई तो उसने जूता फेंक दिया और तब अफशा ने माँ का हाथ पकड़ कर कहा, अम्मी मुझे और मारे, इंतजार इतना मारे कि मैं मर जाऊं और मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। और होने वाली बात होकर रही और कोई टूना, कोई टोटका, कोई गोली काम न आ सकी। और जब किसी का आना ठहर गया तो अफशा की माँ ज़हदा की रूह तक काम गई। रुसवाई और बदनामी ने उसका घर देख लिया था और अफशा से ज़्यादा और ज़हदा की हालत ख़राब थी। जो होने वाला था वो उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार न थी। ज़हदा अफशा को एक करीबी क्लिनिक लेकर पहुंची। ज़हदा ने लेडी डॉक्टर की मिन्नत समाजत की और उसके पांव तक पकड़े और वह किसी तरह अफशा को इस मुसीबत से निजात दिला दे, लेकिन असूल पसंद डॉक्टर टस से मिस ना हुई और वह कातिल डॉक्टर बनने के लिए हरगिज़ तैयार न थी। नहीं बीबी, मैं हरगिज़ ये नहीं कर सकती। और बिल आखिर उसने हतमी अंदाज में फैसला सुना दिया, डॉक्टर साहब
اگر آپ نے ہمیں رسوائی سے نجات نہ دلائی تو میں اپنی بیٹی کو زہر دے دوں گی۔ اور زہادہ نے اپنے دوپٹے سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ اور لیڈی ڈاکٹر کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ زہادہ افشا کو لے کر کلینک سے نکل گئی، لیکن لیڈی ڈاکٹر کے دل میں پھانسی چبھا گئی، اور وہ ماں کا دکھ سمجھتی تھی لیکن اس کے پاس دکھ کا مداوا نہ تھا۔ بس وہ بے بسی سے سوچتی رہ گئی۔ لیڈی ڈاکٹر کے حتمی فیصلے کی طرح زہادہ نے بھی حتمی فیصلہ کر لیا کہ اگر ڈاکٹر اس کی بیٹی کو رسوائی سے نجات دلانے سے قاصر تھی تو کیا ہوا، وہ خود بے بس نہ تھی اور وہ اپنی افشاں کو اس رسوائی سے نجات دلانے پر قادر تھی۔ اسی رات اس نے افشاں کو اس کے آخری انجام سے دو چار کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ جب گھر کے سب افراد سو گئے تو زہادہ نے اپنے برابر سوئی ہوئی افشاں کو اٹھایا۔ اٹھ جا بدبخت، امی کیا ہوا؟ اور افشاں آنکھ ملتی ہوئی اٹھ گئی۔ اب بھی کچھ اور ہونے کا باقی رہ گیا ہے۔ اور زہادہ نے بڑے زہریلے انداز میں کہا، جا نہا کر آ۔ امی کیوں؟ یہ کون سا وقت ہے نہانے کا؟ افشاں حیران تھی۔ اب تجھے اوپر جانا ہے، اچھا ہوگا کہ نہا دھو کر جائے۔ اور زہادہ نے عجیب لہجے میں کہا، ٹھیک ہے امی۔ اور افشاں کو جیسے ساری بات یک لخت سمجھ میں آ گئی۔ وہ اٹھ کر غسل خانے میں چلی گئی اور 10 منٹ کے بعد وہ واپس آئی تو اس کے چہرے پر بڑا نکھار تھا اور چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے، اور اس کا چہرہ اسی کیفیت کا غماز تھا۔ زہادہ نے اس کے چہرے سے فوراً نظر ہٹاتے ہوئے کہا، بیٹھ۔ افشاں اور زہادہ کا حکم سن کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زہادہ نے لکڑی کی الماری سے بوتل نکالی اور وہ ایک شاپر میں لپٹی تھی۔ زہادہ نے بوتل شاپر سے نکالی اور افشاں کو دیتے ہوئے بولی، لے میری جان، پی جا اسے۔ امی تم نے میری جان کہا ہے، اب یہ سفر میرے لیے آسان ہو گیا، اور لاؤ بوتل مجھے دو۔ اور افشاں نے ماں کے ہاتھ سے بوتل لے لی اور پھر اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، منہ کھولا اور تیزی سے تیزاب پیتی چلی گئی۔ تیزاب کے اندر جاتے اس کی حالت خراب ہو گئی اور وہ بری طرح کراہنے لگی۔ تب بھی انارا چیخ پڑی، اماں اماں، اور اس منظر کو ہٹا میرے سامنے سے، اور مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا اور میرے جسم میں آگ سی لگ گئی ہو۔ اور مائی پنکھی یکدم چونکی اور جلدی سے بولی، اچھا صبر کر۔ اور یہ منظر انتہائی دل خراش تھا، اور افشاں کا سیال آگ میں جلتا وجود، اس کا تڑپتا جسم کسی بھی انسان کو خون کے آنسو رلا سکتا تھا۔ مائی پنکھی نے مٹھی کھول کر تیزی سے کچھ پڑا اور دوسرے گھر میں بیٹھی انارا پر پھونک ماری۔ انارا کی آنکھوں کے سامنے یکدم گہرا اندھیرا چھا گیا اور افشاں کا تڑپتا وجود اس کی آنکھوں کے سامنے سے اجل ہو گیا۔ بس انارا گہرے اندھیرے میں گہرے سانس لیتی رہ گئی اور اسے لگا کہ تیزاب افشاں نے نہیں، خود اس نے پیا تھا، اور ابھی تک اس کے وجود میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ دل دہلا دینے والے منظر کو بلا نہیں پا رہی تھی۔ چل اٹھ جا انجو۔ اور مائی پنکھی نے چاندی کا باری تعویذ اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، اور خود بھی 7ویں گھر سے نکل آئی اور وہ چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس پر شدید تھکن طاری تھی اور انارا اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے دوسرے گھر سے نکل آئی اور چارپائی کی پائنتی کی جانب بیٹھ گئی۔ اس نے مائی پنکھی کی لکڑی کی طرح سوکھی ٹانگوں کو اپنے گود میں رکھ لیا اور آہستہ آہستہ دبانے لگی۔ مائی پنکھی اپنا ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھے کچھ دیر یوں ہی لیٹی رہی اور پھر اچانک بولی، انجو ابھی تو نے جو کچھ دیکھا اور کس کے جیون کی کتھا تھی؟ اماں مجھے نہیں معلوم، انارا نے جانتے بوجھتے انکار کیا۔ جنم جلی، یہ تیرے جیون کی کتھا تھی اور تیرا دوسرا گھر۔ اور مائی پنکھی نے اپنے پاؤں سکوڑتے ہوئے کہا، جا اب اندر چلی جا۔ جاتی ہوں ماں، انارا اٹھتے ہوئے بولی، اور تو مجھے اپنے پاس بیٹھنے کیوں نہیں دیتی؟ تو مجھ بڑھیا کے پاس بیٹھ کر کیا کرے گی؟ اور مائی پنکھی نے ہنس کر کہا، اور ویسے بھی میرے پاس وقت کہاں ہوتا ہے، چل جا اب تو۔ اور انارا کوئی جواب دیے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ دیکھو پیارے بھائی، اتنا یاد رکھو کہ وہ خبیث بہو کے وجود سے نکل ضرور گیا ہے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ سیلاب کی طرح اپنے اثرات چھوڑ گیا۔ اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہی بہو کا پاؤں بھاری ہو مجھے فوراً بتانا، اور بچے کی ولادت تک ہمیں بہو کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ اور پروفیسر مجاہد اٹھتے ہوئے بولے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں۔ اور نثار ایوب ساتھ چلتے ہوئے بولے، بس یوں ہی سمجھ لیں کہ ہاتھی نکل گیا ہے اور اس کی دم باقی رہ گئی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ پلکوں کی سوئیاں رہ گئی ہیں، جو اچھا لگے سمجھ لیں، پر حقیقت یہی ہے کہ ابھی آخری مرحلہ باقی ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ اور پروفیسر مجاہد نے کہا۔ نثار ایوب نے ہاتھ ملائے اور رخصت ہو گئے۔ یہ آخری مرحلہ ضرور تھا لیکن کسی مارکے سے کم نہ تھا۔ پاؤں بھاری ہوتے ہی پروفیسر مجاہد کو مطلع کیا گیا اور انہوں نے اسی دن مغرب کے بعد حاضری دی۔
बहू को अपने सामने बिठाकर 2-3 मिनट कुछ पढ़ा और पानी भरे गिलास पर दम किया और नाज़नीन को पिला दिया और बगैर एक लफ्ज़ बोले घर से निकल गए। 2 घंटे बाद उनका फ़ोन आया कि अली निसार को मेरे पास भेज दें, और निसार अयूब ने फ़ौरन अली को प्रोफेसर मुजाहिद के घर रवाना कर दिया। प्रोफेसर मुजाहिद अली निसार को नाज़नीन के पेट पर बांधने के लिए एक गंडा दिया और कहा, बहू से कहना कि इसे हर वक्त पेट पर बांधे रखे और उसे किसी भी सूरत उतारे नहीं। जी अच्छा। और अली निसार मौदबाना लहजे में बोले। मगरिब के बाद घर से निकलने पर सख्त पाबंदी है, और प्रोफेसर मुजाहिद ने एक और हदायत की, ये पाबंदी कम से कम 3 माह रहेगी और 3 माह बाद बहू घर से बाहर जा सकेगी, लेकिन मेरी इजाज़त के बगैर नहीं। जी ठीक है। और 2-2.5 माह खैरियत से गुजर गए और फिर एक वाक़या हुआ। नाज़नीन और अली निसार दोपहर का खाना खाकर अपनी खाला के घर से वापस आ रहे थे और वो सीढ़ियाँ उतर रहे थे जो फ्लैट की आखिरी 5 सीढ़ियाँ रह गई थीं कि अचानक अली निसार को जाने क्या हुआ कि वह लड़कते हुए नीचे आ गए, और नाज़नीन उनकी 2 सीढ़ियाँ पीछे थीं और अपने शोर को गिरते देखकर उनकी चीख निकल गई। वो कम सीढ़ियों से गिरे थे, लिहाजा किसी गहरी चोट से बच गए, बस हाथों और कोहनी पर मामूली चोटें आईं। निसार अयूब ने फ़ोन करके प्रोफेसर मुजाहिद को इस वाक़े से मतला किया। उन्होंने अली निसार से बात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, और जब अली निसार फ़ोन पर आए तो प्रोफेसर मुजाहिद ने अपने मखसूस लहजे में कहा, हाँ भाई, कहाँ गिरते फिर रहे हो, क्या हुआ था? और जवाब में अली निसार ने वाक़या बयान किया। क्या सीढ़ियों पर कोई फिसलन वगैरह थी? और प्रोफेसर मुजाहिद ने पूछा, और तुम्हारा पाँव फिसला था? नहीं, पाँव नहीं फिसला, बल्कि मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने धक्का दिया हो, अली निसार ने बताया। लेकिन पीछे तो तुम्हारी बेगम थी, और क्या उन्होंने धक्का दिया था? और प्रोफेसर मुजाहिद बोले, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं, हो सकता है कि ये मेरा वहम हो। हाँ बेटा, ऐसा ही होगा, प्रोफेसर मुजाहिद ने तसल्ली अमीद लहजे में कहा। और 15-20 दिन आराम से गुजर गए और फिर एक मसला आ खड़ा हुआ। आधी रात को अचानक नाज़नीन की आंख खुली और कमरे में गुप अंधेरा था। नाइट बल्ब भी रोशन न था और उन्होंने कोई डरावना ख्वाब देखा था और उसकी दहशत से आंख खुल गई थी। कमरे में अंधेरा पाकर वो मजीद हवास गुम कर बैठी और अभी वो सोच ही रही थी कि वो कहाँ हैं, और उन्होंने ख्वाब में क्या देखा था कि किसी नवाजीदा बच्चे के रोने की चीखनुमा आवाज़ आई, और ये आवाज़ उनके पहलू से आई थी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की और घबराकर बेड की जानब देखा। बेड पर अली निसार मौजूद थे और वहाँ कुछ ना था। अली निसार की लाइट जलते ही आंख खुल गई और उनकी नज़र मुतवश्शिश नाज़नीन पर पड़ी, और वो तो परेशान होकर उठ बैठे। क्या हुआ नाज़नीन? नाज़नीन अली निसार के पास आ बैठी और वह कांप रही थीं। अली निसार ने उन्हें करीब करते हुए पूछा, क्या हुआ, कोई डरावना ख्वाब देख लिया? जी, डरावना ख्वाब तो देखा ही, लेकिन आंख खुलते ही एक अजीब बात हुई, और पहले ये बताएं कि ये नाइट बल्ब किसने बंद किया? नाज़नीन ने नीले 0 वाट के बल्ब की तरफ देखते हुए पूछा, और मैंने तो बंद नहीं किया। और अली निसार ने बटन की तरफ देखा जो ऑन था। वो उठे और बटन को ऑन ऑफ किया और बल्ब ना जला, और मेरा ख्याल है कि फ्यूज़ हो गया। इस कमबख्त ने भी अभी फ्यूज़ होना था। और नाज़नीन ने गुस्सा किया, कुछ बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या? अली निसार नाज़नीन के करीब आ बैठे। तब नाज़नीन ने अचानक खौफजदा होकर आँख खोलने की बात की। उन्होंने कोई डरावना ख्वाब देखा था और ख्वाब उन्हें याद ना था, बस एक एहसास था। और फिर उन्होंने बताया कि अंधेरे में यूँ महसूस हुआ जैसे कोई नवाजीदा बच्चा उनके पहलू में लेटा चीख रहा है, और मुझे लगता है कि ये भी तुमने ख्वाब में देखा होगा। अली निसार ने नाज़नीन की सारी बात सुनकर कहा, नहीं, इस बच्चे की चीखने की आवाज़ मैंने पूरे होशो हवास में सुनी, और नाज़नीन इस चीख को ख्वाब का हिस्सा मानने को तैयार न थी। और अभी ये बहस चल रही थी कि वाशरूम से फिर वैसे ही रोने की चीखनुमा आवाज़ आई, और ये आवाज़ इंतहाई करख्त और तेज़ थी। हाय अल्लाह! और नाज़रीन खौफ के मारे अली निसार से लिपट गई। और क्या आपने ये आवाज़ सुनी? हाँ, मैं देखता हूँ। और अली निसार उठकर वाशरूम की तरफ बढ़े। वाशरूम का दरवाज़ा मुकम्मल बंद ना था और थोड़ा सा खुला हुआ था। अली निसार ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया और अंदर मलजगा सा अंधेरा था और कुछ दिखाई ना दिया। उन्होंने वाशरूम की लाइट जलाई और इतने में नाज़नीन भी बेड से उठकर दरवाजे पर आ गईं। अली निसार ने वाशरूम के अंदर जाकर अच्छी तरह मुआयना किया, लेकिन उन्हें कोई कहीं बच्चा दिखाई ना दिया। वक़्त गुजरने के साथ वहशत बढ़ती गई और नाज़नीन पर हर दम एक घबराहट सी तारी रहने लगी।
اور پروفیسر مجاہد کا علاج جاری تھا اور انہیں ہر بات سے آگاہ رکھا گیا، اور ان کا خیال تھا کہ جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی اس قسم کے واقعات پیش آتے رہیں گے، اور بچے کی پیدائش کے بعد ہر طرف سکون چھا جائے گا۔ بچے کے جنم میں ابھی 3 ماہ باقی تھے اور ناظرین وحشت میں مبتلا تھی۔ جو کچھ ان پر بیت رہی تھی اور وہ ان کا سکون برباد کرنے کے لیے کافی تھی۔ اب انہیں صرف بچے کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی، بلکہ بچہ بھی دکھائی دینے لگا، اور عجیب الخلقت بچہ۔ اس کے سر اور چہرے پر بے پناہ بال تھے، اور کسی بن مانس کی طرح، اور وہ کسی بھی وقت کہیں بھی دکھائی دے جاتا۔ کبھی پہلو میں لیٹا گرا رہا ہوتا، اور کبھی قالین پر پڑا ہاتھ پیر مار رہا ہوتا، اور کبھی ناظرین کپڑے نکالنے کے لیے الماری کھولتی تو وہ کپڑوں پر انگوٹھا چوس رہا ہوتا۔ ناظرین اسے جب بھی دیکھتی ان کی دل خراش چیخ نکل جاتی، اور گھر کے افراد پریشان ہو کر ان کے کمرے کی طرف بھاگتے۔ کیا ہوا اور سب پوچھتے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی ہوتی اور ان کا پورا جسم کانپ رہا ہوتا۔ فوراً پروفیسر مجاہد کو اطلاع کی جاتی، اور وہ اگر گھر پر ہوتے تو بلا تاخیر آ جاتے اور جھاڑ پھونک کرتے، پانی پر دم کر کے دیتے، اور ناظرین کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے۔ بیٹا بس تھوڑا اور صبر کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا اور ناظرین کھانا کھا کر بیڈ پر نیند دراز تھی، اور بیڈ روم کا دروازہ کھلا لیکن پردہ پڑا ہوا تھا۔ اتفاق سے وہ دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، اور اچانک پردہ ہلا اور وہ نوازیدہ شیطان بچہ چلتا ہوا اندر آیا اور بیڈ کے نزدیک آ کر بولا، اماں دودو۔ اور ناظرین کے ہوش اڑ گئے۔ وہ چیخ بھی نہ سکی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا اور اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھیں۔ ناظرین جانے کتنی دیر بے ہوش پڑی رہیں، اور فریدہ کسی وجہ سے کمرے میں آئیں تو انہوں نے ناظرین کو بے ہوش جب پایا، وہ دوڑ کر اپنے شوہر نثار ایوب کے پاس گئیں اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ فوری طور پر ناظرین کو ہسپتال پہنچایا گیا، اور گمان یہ تھا کہ بلڈ پریشر یکدم ہائی ہونے کی وجہ سے ناظرین پر بے ہوشی طاری ہوئی ہے، لیکن ایسا نہ تھا، اور بلڈ پریشر کنٹرول میں تھا، لیکن دیگر معاملات کنٹرول میں نہ تھے۔ ایمرجنسی میں آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ علی نثار اور پروفیسر مجاہد اسپتال پہنچ چکے تھے، اور پروفیسر مجاہد نے نثار ایوب کو ہدایت کر رکھی تھی کہ ڈلیوری کے وقت انہیں ضرور ہسپتال بلوا لیا جائے۔ اگرچہ فطری طور پر بچے کی پیدائش میں کچھ وقت باقی تھا، لیکن صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر آپریشن ناگزیر تھا، اور یہ چھوٹا سا ہسپتال تھا اور بنیادی طور پر میٹرنٹی ہوم۔ اس ہسپتال کی روح رواں ایک تجربہ کار لیڈی ڈاکٹر نگت خان تھیں، اور وہ اطلاع ملتے ہی ہسپتال آ چکی تھیں اور آپریشن جاری تھا۔ پروفیسر مجاہد اسپتال کے پرائیویٹ روم میں بیٹھے سر جھکائے کچھ پڑھ رہے تھے، اور ایک کرسی پر نثار ایوب اور بیڈ پر علی نثار بیٹھے تھے، اور فریدہ آپریشن تھیٹر کے سامنے موجود تھی، اور وہ دل ہی دل میں بہو کی بخیر و عافیت فارغ ہونے کی دعا مانگ رہی تھیں۔ آپریشن تھیٹر میں عجب پر اسرار سی سنسنی تھی، اور جیسے ہی بچے نے جنم لیا، اور پہلے تو ڈاکٹر نگت کے ہاتھ کانپے، اور پھر کمزور دل نرس اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی، اور آیا نے اسے ہاتھ لگانے کی انکار کر دیا، اور وہ چیختے ہوئے باہر بھاگی۔ ڈاکٹر نگت کے ہاتھوں ہزاروں بچے دنیا میں آ چکے تھے، لیکن انہوں نے ایسا عجیب الخلقت بچہ آج تک نہیں دیکھا تھا، اور اس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، اور گول سی آنکھیں، سیاہ رنگت، اور غیر معمولی ہاتھ پاؤں، اور جو اندر کی جانب بڑھے ہوئے تھے۔ یہ انسان کا بچہ تھا ہی نہیں، اور پیدا ہوتے ہی اس نے انتہائی قریب چیخ ماری اور اٹھنے کی کوشش کی، اور اس بچے کو دیکھ کر آپریشن تھیٹر روم میں موجود اسٹاف کی جان ہی نکل گئی، اور سب سے پہلے آیا تھیٹر سے نکل کر بھاگی، اور پھر بے ہوش نرس کے علاوہ وہاں کوئی نہ رہا۔ اگر ڈاکٹر نگت مضبوط اعصاب کی نہ ہوتی تو شاید وہ بھی بے ہوش پڑی ہوتی، اور یا سر پر پیر رکھ کر آپریشن تھیٹر سے بھاگ جاتی۔ فریدہ نے چیختی ہوئی آیا کو تھیٹر سے نکلتے دیکھا تو دل تھام کر رہ گئیں، اور آیا فریدہ کے قریب آئی اور بے مشکل بولی، خدا کی قسم باجی وہ انسان کا بچہ نہیں، یا اللہ خیر، یا اللہ رحم، اور فریدہ یہ کہتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگیں۔ پروفیسر مجاہد اور نثار ایوب انہیں دروازے کے باہر ہی مل گئے، اور فریدہ کو خوفزدہ دیکھ کر وہ ان کی طرف بڑے، بیگم خیر تو ہے؟ وہ بچہ، اور فریدہ نے رک کر گہرا سانس لیا اور پھر بولی، وہ انسان کا بچہ نہیں، اور پتہ نہیں کیا ہے۔ پریشان نہ ہوں، اسے چادر میں لپیٹ کر باہر لے آئیں، اور پروفیسر مجاہد جلدی سے بولے، اور وہ جانتے تھے کہ کس کا بچہ ہے۔
हाय नहीं। और फरीदा ने खौफजदा होकर कहा, बेगम मैं आपके साथ चलता हूँ, डरे नहीं, और डॉक्टर से कहें वो बच्चा हमारे हवाले कर दे, और मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। नसार अयूब ने फरीदा का हाथ पकड़कर ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाते हुए कहा। फिर अंदर क्या हुआ और किस तरह हुआ? बहरहाल फरीदा उस बच्चे को चादर में लपेटकर बाहर ले आई। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर नसार अयूब मौजूद थे और उन्होंने लपक कर उस शैतान को अपने हाथों में ले लिया और तीर की तरह वहां से निकले। रास्ते में प्रोफेसर मुजाहिद मिल गए और वो इस गैर इंसानी बच्चे के लिए इंतहाई मुस्तरब थे। उन्होंने चादर खोलकर एक नजर उस शैतान को देखा और वो उन्हें देखकर गैर इंसानी आवाज में गुर्राया और हाथ पांव मारने लगा। और प्रोफेसर मुजाहिद ने उसके चेहरे पर चादर डालते हुए कहा, और नसार अयूब जल्दी चले और ये मरने ना पाए। कमरे में जाकर अनारा बेड पर बैठ गई और उसके दिल को सुकून ना था और बार बार अफशां का तड़पता जिस्म उसकी निगाहों में आ जाता और उसे असद पर शदीद गुस्सा आ रहा था और जिसने मासूम अफशां को इंतहाई अय्यारी से अपने जाल में फंसाया था। सजा तो उसे मिलनी चाहिए थी और तेज अब तो उसे पिलाया जाना चाहिए था, तेजाब तो उसे पिलाया जाना चाहिए था और उसका जी चाह रहा था कि वो उड़ती हुई चली जाए और उसे तेजाब से भरे ड्रम में धक्का दे दे, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सकती थी। उसने सोचा कि माई पंकी से बात करे और उसकी मदद से वो असद के ठिकाने पर पहुंच जाए, और वो एक झटके से उठी और कमरे से बाहर निकल आई। माई पंकी चारपाई पर बैठी जाप में मसरूफ थी और नारा को कमरे से बाहर आते देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अभी तक आज़ाद थी। ना सिर्फ आज़ाद थी बल्कि वो कमरे से भी निकल आई थी और माई पंखी हड़बड़ाकर उठ बैठी और उसे डांटते हुए बोली, अंजू तू बाहर क्यों आई? चल जल्दी अंदर चल और मैं तुझे जंजीर करूं। अम्मा कर देना, मैं कहीं भागी नहीं जा रही। और अनारा ने उसकी डांट की परवाह ना करते हुए कहा, और मुझे एक बात बता अम्मा, जिस लड़के की वजह से मुझे तेजाब पीना पड़ा और क्या मैं उससे इंतकाम नहीं ले सकती? और अम्मा तू बड़ी महान है और बस जरा मुझे उस लड़के तक पहुंचा दे और मैं उसे जलाकर वापस आ जाऊंगी। ओ मेरी अंजू तू बड़ी भोली है और ये गुजरे वक्तों की बातें हैं और गुजरे वक्त को छेड़ा नहीं जा सकता, लिखे कर्मों को बदला नहीं जा सकता और जो गुजर गया उसे भूल जा और माजी में जाना मुमकिन नहीं। अगर तू इस तरह इंतकाम पर उतरेगी तो तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, तू इधर की रहेगी ना उधर की। और माई पंखी ने उसे समझाने की कोशिश की, अम्मा बस मेरा जी चाहा कि उसको जिंदा आग में जला दूं। और अनारा को किसी कल चैन ना था। इसका मतलब है कि मुझसे गलती हुई। और माई पंखी बोली, तुझसे भला क्या गलती हुई? और अनारा उसकी बात ना समझी, तेरा जीवन तुझ पर खोल कर। नहीं अम्मा ऐसा ना कर। और अनारा तड़प कर बोली, और मैं चाहती हूँ कि मुझे अपने बारे में सब मालूम हो और मैं कौन हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ। बस यही सोचकर मैंने तुझ पर तेरा जीवन खोलना शुरू किया और तू रोज मेरे कान खाती थी कि अम्मा बता मैं कौन हूँ। और माई पंखी उसकी तरफ देखते हुए बोली, और बड़ी मुश्किल से मुझे इस बात की इजाज़त मिली और अब मैं आइंदा उस वक्त ही तेरे जीवन के बारे में कुछ बोलूँगी जब तू मुझसे वादा करेगी। कैसा वादा अम्मा? और अनारा ने पूछा, यही कि जो कुछ देखेगी उसे देखकर चुप रहेगी। जल ठीक है अम्मा, वादा किया। और अनारा ने हाथ उठाकर कहा, पर एक बात है अम्मा, ये मर्द हम पर कब तक जुल्म करते रहेंगे और हम कब तक चुप रहेंगे? मूर्ख अंजू, तूने जुल्म देखे ही नहीं। एक वो वक्त था जब लड़की को जिंदा दफन कर दिया जाता था और पति के मरते ही उस पत्नी को उसके साथ चिता में जला दिया जाता और वो उफ ना करती, औरत बेवा हो जाती तो उसे जीते जी मार दिया जाता और उसके जज्बात पर पत्थर बरसाए जाते। पर अब वो कल जैसी औरत ना रही और मर्द उस पर तेजाब फेंकता है तो अब औरत भी उस पर तेजाब डालने लगी है और अपनी अब बीवी अपनी शोहर को मारकर उसका सालन बनाने लगी है। और कल की अनारा और आज की अनारा में बड़ा फर्क है। कल की अनारा खामोशी से तेजाब पी गई, लेकिन आज की अनारा इंतकाम पर उतर आई। वो वक्त ज्यादा दूर नहीं कि जब बीवी जालिम शोहर से छुटकारा पाने के लिए हाथ में तेजाब से भरी बोतल पकड़ेगी और अपने शोहर से कहेगी, मुझे फौरन तलाक दे वरना मैं फेंकती हूँ तुझ पर तेजाब। और आज कोई मर्द उसे सिगरेट से जलाता है तो कल कोई औरत गर्म चिमटे से उसके जिस्म दागेगी। और माई पंखी अपनी धुन में बोलती गई, छोड़ अम्मा, जाने तू क्या ख्वाब देखने लगी। और अनारा ने मुस्कुराते हुए कहा, 2-4 मसालों से समाज नहीं बदला करता और समाज बदलने के लिए इनकलाब की ज़रूरत होती है और इनकलाब मर्द लाया करते हैं और फिर औरतें रहें ना मफतूह की मफतूह। और मेरी अंजू, तू नहीं जानती कि औरत किस कदर ताकतवर होती है। जब मर्द के असाब पर सवार होती है तो उसका सारा इनकलाब, सारा फलसफा और सारी अकल
टखनों में आ जाती है। और माई पंखी ने बड़े पते की बात की। औरत को अपना आप खोजना चाहिए और वह कैसी दो धारी तलवार है। उसे जानना चाहिए कि वो कैसा मीठा जहर है और उसे समझना चाहिए। अम्मा, हमारा मसला ये है कि हम दूसरों के मजालम की बात करते हैं लेकिन खुद जो जुल्म कर रहे होते हैं उस पर गौर नहीं करते। और अनारा ने एक नया मौजू छेड़ा। अंजू क्या कहना चाहती है? साफ बोल। और माई पंखी ने उसे घूरा। अम्मा, साफ बोली तो तू नाराज हो जाएगी। नहीं होंगी नाराज, और तेरे में दिल में जो आया है उसे बाहर निकाल दे। अम्मा, तूने मुझे कैद कर रखा है और क्या यह जुल्म नहीं? और अनारा ने बड़े प्यार से बड़े मीठे अंदाज में कहा कि हम मर्दों की तो बात करते हैं और मेरा ख्याल है कि औरत पर ज्यादा जुल्म करती है। अच्छा, बहुत बोल ली, अब चुप कर। और माई पंखी आईने में अपनी असली शक्ल देखकर गुस्से हुए बगैर न रह सकी। और चल अंदर, तू बिल्ली ही भली, और तुझे किसी दिन पंजा मारूंगी और फिर पता चलेगा मेरे बिल्ली होने का। और अनारा ये बात ना कह सकी और बस सोच कर रह गई। और सोच अमल की पहली सीढ़ी होती है। वो दोनों अस्पताल से बाहर निकले और नसार अयूब के हाथों में वह शैतान मौजूद था। चादर में लिपटे होने के बावजूद वह हाथ पांव मार रहा था और उसमें नवाजीदा बच्चे से कहीं ज्यादा ताकत थी। इत्तेफाक से अस्पताल के गेट पर ही एक खाली रक्षा मिल गया और वह दोनों तेजी से उसमें सवार हो गए और करीबी कब्रिस्तान चलने को कहा और रक्शे वाला फौरन चल पड़ा। प्रोफेसर मुजाहिद मुसलसल कुछ पढ़ रहे थे और जैसे जैसे वह पढ़ रहे थे वो गैर इंसानी बच्चा आकड़ता चला जा रहा था और उसके हाथ पांव चलाने के अंदाज में सख्ती आती जा रही थी। कब्रिस्तान पहुंचकर प्रोफेसर मुजाहिद ने खड़े होकर इधर उधर देखा और शायद कब्रिस्तान का जायजा लिया और फिर तेजी से एक तरफ चल दिए। और प्रोफेसर मुजाहिद की रफ्तार बहुत तेज थी। नसार अयूब को उनके साथ चलना दूभर हो रहा था। प्रोफेसर मुजाहिद मुड़कर एक लम्हे को नसार अयूब को देखते और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करते। काफी अंदर जाकर प्रोफेसर मुजाहिद एक टूटी कब्र के पास ठहर गए और रास्ते में उन्हें एक फावड़ा और पानी का कनस्तर रखा हुआ नजर आया और उन्होंने फावड़ा उठा लिया था और फावड़ा उनके हाथ में था। टूटी कब्र के बराबर एक और कब्र थी और उन दोनों कब्रों के दरमियान इतनी जगह मौजूद थी कि शैतान के लिए गड्ढा खोदा जा सकता था। नसार अयूब ने चाहा कि प्रोफेसर मुजाहिद उस शैतान को अपने हाथ में ले ले और वह खुद उसके लिए गड्ढा खोदे, लेकिन प्रोफेसर मुजाहिद ने उन्हें मना कर दिया और ये काम वो खुद करना चाहते थे और ये उनके अमल का हिस्सा था। प्यारे भाई, इस मनहूस को कब तक गोद में उठाए रखोगे? अरे फेंको इसे जमीन पर। और प्रोफेसर मुजाहिद ने आस्तीन चढ़ाते हुए कहा। और नसार अयूब ने चादर में लिपटी उस गैर इंसानी मखलूक को जमीन पर लिटा दिया और वह अभी सीधे खड़े ही हो रहे थे कि कब से करख्त आवाज आई, ये क्या हो रहा है? प्रोफेसर मुजाहिद ने फावड़ा चलाते हुए मुड़कर देखा। नसार अयूब ने एक नज़र चादर में लिपटे शैतान पर डाली जो बड़ी तेजी से हाथ पांव मार रहा था और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। चंद कदम के फासले पर एक उधेड़ उम्र गोरकन हैरानो परेशान खड़ा था। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? उसने दोबारा पूछा। कब्र खोदनी थी तो हमें बताते। अरे ये बच्चा तो जिंदा है। और नसार अयूब और प्रोफेसर मुजाहिद उनसे मुखातब हुए। और ये तजर्बेकार गोरकन है, इसने सैकड़ों मुर्दे दफनाए होंगे। उसे ये इंसान का जिंदा बच्चा समझ रहा है। जरा इसे इसका चेहरा तो दिखा दें। और ये कहकर वो पूरी इत्मीनान से कब्र खोदने में मसरूफ हो गए। आजा भाई और जिंदा बच्चा देख लो। और नसार अयूब ने खौफजदा करने वाले लहजे में कहा। गोरकन बगैर कुछ बोले 2 कदम आगे बढ़ आया और हिलती चादर पर नजरें जमा दी। नसार अयूब ने जमीन पर पड़ी उस गैर इंसानी मखलूक के चेहरे से बहुत एहतियात से चादर हटाई और जैसे ही चादर हटी उस शैतान ने एक गैर इंसानी चीख मारी और चीख के साथ जब गोरकन की उस पर नजर पड़ी तो वह हर वक्त मुर्दों के साथ उठते बैठने के बावजूद वो खुद पर काबू न रख सका और घबरा कर बोला, अरे जल्दी करो, इस मुसीबत को जल्दी दफन करो। और फिर वह वहां नहीं ठहरा। उसके जाने के बाद नसार अयूब ने प्रोफेसर मुजाहिद के इशारे पर चादर में उसका चेहरा अच्छी तरह लपेट दिया और वह बेड की चादर थी जो खासी बड़ी थी। उस नवाजीदा शैतान का चादर से बाहर निकल आना नामुमकिन था और लेकिन नसार अयूब महसूस कर रहे थे कि वह चादर में बुरी तरह हाथ पांव मार रहा था और उसकी कोशिश थी कि किसी तरह आज़ाद हो जाए। और तब वो नसार अयूब से मुखातब होकर बोले, प्यारे भाई, अब मैं एक खास अमल शुरू करूंगा और अब आप 4 कदम आगे जाकर पीठ मोड़कर खड़े हो जाएं और अब किसी सूरत में पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और चाहे मेरे चीखने की आवाज़ ही क्यों ना आए। और अव्वल तो ऐसा कुछ नहीं होगा और ये महज एहतियातन बताया है।
मैं अपना काम करके खुद आपके सामने आऊँगा और पीछे फिर भी मुड़कर नहीं देखना है। समझ गए ना प्यारे भाई मेरी बात? जी समझ गया। और निसार अयूब ने पुरयकीन अंदाज में कहा, चले फिर कदम बढ़ाएं। और प्रोफेसर मुजाहिद ने हदायत की। निसार अयूब ने 4-5 कदम आगे बढ़ाए और फिर ठहर गए और पीछे मुड़कर बोले, ठीक है। हाँ जनाब ठीक है। और प्रोफेसर मुजाहिद ने कहा और चादर में लिपटे शैतान की तरफ मुतवज्जा हुए। निसार अयूब पीठ मोड़कर खड़े थे और उन्हें प्रोफेसर मुजाहिद की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो कुछ पढ़ रहे थे, लेकिन इतनी तेज़ी से पढ़ रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ रहे हैं। अचानक एक इंतहाई तेज़ चीखने की आवाज़ आई और ये उसी शैतान की आवाज़ थी। ऐसे लग रहा था जैसे वह सख्त तकलीफ में मुब्तला हो। और फिर उस चीख में कई मर्द औरतों की आवाज़ें शामिल हो गई और वह सब चीख चीख कर रो रहे थे और फिर यकलक सारी आवाज़ें बंद हो गईं। अब सिर्फ फौड़ा चलाने जाने की आवाज़ आ रही थी और यूँ महसूस हो रहा था जैसे प्रोफेसर मुजाहिद उस गड्ढे में मिट्टी डाल रहे हों और बुलंद आवाज़ में उनके पढ़ने की आवाज़ मुसलसल सुनाई देने लगी। गड्ढा भरा जा चुका था और फौड़े से मिट्टी दबा दबा कर गड्ढे को सख्त कर दिया गया। अब प्रोफेसर मुजाहिद उस हमवार गड्ढे की मिट्टी में अपना इंगिश्ते शहादत घुसाकर ज़ैर लब तेज़ी से पढ़ रहे थे और ये उस अमल का आखिरी हिस्सा था। हर काम इत्मीनान बख्श तरीके से हो गया और गैर इंसानी मखलूक जिंदा दफनाई जा चुकी थी। मगरिब का वक़्त करीब था। कब्रिस्तान पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और निसार अयूब शिद्दत से प्रोफेसर के मुजाहिद के सामने आने के मुंतज़िर थे। प्रोफेसर मुजाहिद ने हमवार कब्र पर कुछ पढ़कर 3 बार पैर मारा और अपने हाथ जाड़े और फावड़ा उठाकर निसार अयूब के मुकाबले आ गए और उनके कांधे पर हाथ रखकर बोले, मुबारक हो प्यारे भाई। और वह शैतान का बच्चा दफनाया गया, बस अब सुख ही सुख है। और प्रोफेसर मुजाहिद निसार अयूब के साथ कब्रिस्तान से निकल आए। रास्ते में उन्होंने फावड़ा जहां से उठाया था वहीं वापस रखा और गेट पर गोरकन को खड़े देखकर उन्होंने कुछ रकम जेब से निकालकर उसके हवाले की और उसे हदायत की कि हमवार ज़मीन पर ब्लॉक रख दे और गड्ढे को खोदने की हरगिज़ कोशिश ना करे वरना अंधा हो जाएगा। और वो बेचारा पहले उसकी शक्ल देखकर खौफजदा हो गया था। अब क्या उसे पागल कुत्ते ने काटा था कि वो गड्ढा खोद कर दोबारा उस शैतान की शक्ल देखता। कब्रिस्तान से बाहर आकर वो रक्शे का इंतज़ार करने लगे। और प्यारे भाई मैं अब घर जाऊंगा। आपने जो कब्रिस्तान में देखा सुना वो सब अमानत है हमारी और ये राज राज ही रहे। यहाँ तो हाल तो राज रहेगा, लेकिन घर के लोगों खुसूसन अली निसार को कुछ बताना होगा। निसार अयूब ने पूछा। हाँ बस इतना कि उस मुर्दा मरदूद को जिंदा दफन कर दिया है और अब आइंदा फिक्र की कोई बात नहीं, प्रोफेसर मुजाहिद ने कहा। और इस असना में एक रक्षा आकर उनके नज़दीक रुका और वो बोले, मेरे साथ आ जाएं और मैं आपको अस्पताल छोड़कर निकल जाऊंगा। हाँ वो सब परेशान होंगे। और फिर जैसा कि प्रोफेसर मुजाहिद ने कहा था, बस अब सुख ही सुख है, तो ऐसा ही हुआ। और अगले साल अली निसार के यहाँ साइमन ने जन्म लिया और उसके 2 साल बाद आबर ने दुनिया में आंख खोली। और आबर क़यामत से पहले ही निसार अयूब अल्लाह को प्यारे हो गए और वह अपने पोते की शक्ल ना देख सके। वो बस बैठे बिठाए चले गए थे और रात का खाना खाकर अपने बेड पर आकर बैठे और अपनी बेगम से पानी मांगा। फरीदा पानी लेकर कमरे में आई और इतनी देर में वो नकल मकानी कर चुके थे। अब उनका पोता आबर 3 दिन से उन्हें ख्वाब में देख रहा था और उनकी गोद में अब उस भाई को देख रहा था जो इंसान ना था और गैर इंसानी मखलूक था। अली निसार ने हर वो बात आबर को बता दी जो उनके इल्म में थी और नाज़रीन इन वाक़यात को दोहराना तो दूर की बात सोचते हुए भी घबराती थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके साइमा की मौजूदगी में उन दिल दहला देने वाले वाक़यात को दोहरा दिया। सारे वाक़यात सुनकर आबर ने तो कोई ख़ास रद्द अमल का ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन साइमा माँ से लिपट गई थी। हाय अम्मी वह बच्चा कौन था और मुझे क्या पता। और नाज़रीन उस बच्चे का तसव्वुर करके ही थर्रा उठी। और अम्मी क्या आपने उसकी शक्ल देखी थी? नहीं मैंने नहीं देखी और मैं उस वक़्त बेहोश थी, नाज़रीन ने बताया। और अच्छा ही हुआ जो मैंने उस मनहूस की शक्ल नहीं देखी। हाँ तुम्हारी दादी ने उसे ज़रूर देखा था और उन्होंने ही उसे तुम्हारे दादा के हवाले किया था और बाद में तुम्हारी दादी ने उसकी शक्ल सूरत के बारे में मुझे बताया। अम्मी कैसा था वो? और इस मर्तबा आबर ने सवाल किया। अब छोड़ो बेटा, अपने अबू से पूछ लेना, उन्होंने भी उस मनहूस को देखा था। और नाज़नीन ने उसकी शक्ल और सूरत को बयान करने से एतराज़ किया और इससे कबल के बच्चे को कोई मज़ीद सवाल करके उनको परेशान करते वो कमरे से उठकर चली गई।
अली निसार आबर को मुसलसल 3 रोज दिखाई देने वाले ख्वाब से परेशान थे और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आबर को यह ख्वाब क्यों नजर आया, जबकि वो इन वाकयात से लाइल्म था और उसने अपने दादा को भी ना देखा था। ये ख्वाब 3 दिन तक खास वक्त और एक खास अंदाज में नजर आया और अली निसार सोचते रहे कि इस मसले पर किससे बात की जाए। सोचते सोचते अचानक उनका ध्यान प्रोफेसर मुजाहिद की तरफ गया और वही इस मसले पर सही रोशनी डाल सकते थे। एक तवील अरसे से उनकी प्रोफेसर मुजाहिद से मुलाकात ना हुई थी और वालिद के इंतकाल के बाद बस एक आधा बारी वो घर पर आए और अली निसार अलबत्ता ईद बकरा ईद उन्हें सलाम करने चले जाते और फिर वो रिटायरमेंट के बाद हैदराबाद अपने बड़े बेटे के पास शिफ्ट हो गए और हैदराबाद मुंतकिल होने के बाद अली निसार का उनसे राब्ता ना रहा। एक शाम वो प्रोफेसर मुजाहिद के पुराने घर चले गए। उन्हें मालूम था कि वहाँ प्रोफेसर के छोटे बेटे रिहाइश पजीर हैं। उनसे उनकी हैदराबाद का पता हासिल करके वो आबर को अपने हमरा लेकर उनसे मिलकर आएंगे। जब अली निसार प्रोफेसर मुजाहिद के छोटे बेटे के घर पहुंचे और उन्होंने अपने आने का मकसद बयान किया तो बेटे ने अफसरदगी के साथ बताया कि अब्बा का तो इंतकाल हो गया है। कब? और अली निसार को यह सुनकर झटका सा लगा। आज 8 दिन हो गए और जुमेरात की शाम उनका इंतकाल हुआ था और ये वो दिन था जिसकी सुबह आबर को पहली बार वो ख्वाब नजर आया। और क्या प्रोफेसर मुजाहिद की मौत से उस ख्वाब का कोई ताल्लुक था? और ये बात तो बात की थी कि उस ख्वाब का ताल्लुक उनकी मौत से था या नहीं, और असल मसला ये था कि आबर को यह ख्वाब नजर आया क्यों। इस मामले पर अगर कोई रोशनी डाल सकता था तो वह प्रोफेसर मुजाहिद ही थे, और वही ना रहे थे तो अब किससे उस मसले पर बात की जाए। बस फिर बात आनी गई हो गई और आबर 2-4 दिन उस ख्वाब से मुतासर रहा, और जब 3 दिन के बाद ख्वाबों का यह सिलसिला बंद हो गया तो वो भी भूलता चला गया और मलका को अलबत्ता भूल ना पाया था, और वो उस तरीके से उसे याद आती जैसे बारिश हो वक्फे वक्फे से। लेकिन जब उसकी बेवफाई किसी सनसाती गोली की तरह उसके आर पार होती तो फिर उसे कुछ याद ना रहता। साइमा ने उन दिनों आबर का खास ख्याल रखा था। उसने अपने वालिदैन के हवाले से कभी कोई बात ना की थी। वो उसे मतून करके उसका बातन छलनी नहीं करना चाहती थी, और वह जानती थी कि उस उम्र में ऐसा हो जाता है। खूबसूरत लड़की किसी खुशबू की तरह होती है और आप चाहें या ना चाहें वो आपके अंदर उतर जाती है। साइमा चाहती थी कि उसका भाई मलका को बुला दे और वो उसके अंदर से निकल जाए, इसलिए वो जानबूझकर उसका जिक्र छेती रहती और करीद कर उसके बारे में पूछती और यादों के फोड़े पर नश्तर जनी करती कि यादों का ज़हर उसके अंदर से निकल जाए और वह ज़हनी और रूहानी तौर पर सेहतमंद हो जाए। साइमा बाप के घर आती और वह ज़्यादातर वक्त आबर के साथ गुजारती, और अपने घर होती तो उसे बुला लेती। साइमा के बच्चों से उसे इश्क था और साइमा के शोहर असलम को उससे लगाव था। एक दिन साइमा आबर को लेकर बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर गई और उसे अपने घर का सौदा लेना था, और नाजनीन ने भी उसे एक फहरिस्त थमा दी। आबर इस तरह की शॉपिंग से घबराता था, लेकिन साइमा के स्टार पर वो उसके साथ चला गया। स्टोर पर खासा रश था और अचानक वो एक ट्राली से टकराया और झटका लगने से ट्राली से कुछ पैकेट नीचे गिरे। सॉरी, और ये कहकर आबर ने पैकेट फर्श से उठाकर ट्राली में रखे, और जब उसने ट्राली वाली पर नजर की तो उसे बड़ी पुरशौक निगाहों से अपनी तरफ देखते हुए पाया। उन निगाहों में जाने क्या बात थी कि आबर ने खुद को अचानक गहरे बादलों में घिरा पाया। उसने महसूस किया जैसे उसका वजूद अदम हो गया हो, और ये एहसास बस चंद लम्हों का था। बस फिर सब कुछ ठीक हो गया। वो दिलकश लड़की उसे देखकर मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। आबर ने उसे मुड़कर देखा और वह जीन्स पहने हुए थी और जीन्स के ऊपर हाफ सलूज की सुर्ख शर्ट थी। शर्ट जीन्स के अंदर ना थी, ऊपर थी और लंबी थी और मोहनी सूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर सबसे पुरकशिश उसकी आंखें थी। बड़ी पुतली वाली आंखों का रंग गहरा काला था और ये गैर मामूली आंखें थी जो बहुत तेजी से बंदे को अपने गिरफ्त में ले लेती हैं। इतने में साइमा उसके करीब आ गई और फिर वो दोनों शॉपिंग में मसरूफ हो गए। वो लड़की स्टोर में 2-3 मरतबा उसे दिखाई दी और वो उसे देखकर हर बार हल्का सा मुस्कुराई और रश में गुम हो गई। साइमा की खरीदारी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी और बस उसे बच्चों के लिए बिस्कुट और टाफियाँ लेना थी और वह आबर को अपने लिए शर्ट खरीदना थी। साइमन ने उसे कहा कि वो गारमेंट्स की शॉप पर शर्ट्स निकलवाए और वो बिस्कुट और टाफियाँ लेकर वहाँ आ रही है। गारमेंट्स की दुकान पर अभी उसने शर्ट्स निकलवा कर देखना शुरू की थी कि उसे अपने पास एक मशहूर कुन
धीमी खुशबू का एहसास हुआ और बेइख्तियार उसने अपने दाएं जानब देखा तो उसे अपने बराबर खड़े पाया और जाने कब वो चुपके से उसके बराबर आकर खड़ी हो गई थी। आबर थोड़ा सा पीछे हटा ताकि वो निगाह के जाविये में आ सके और वह भी थोड़ा सा पीछे हटी। उसने कंधे पर पड़े बैग की छोटी जिप खोली और उसमें से एक कार्ड निकाला और जिप बंद करके और बैग को कंधे पर दुरुस्त किया और विजिटिंग कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये मेरा कार्ड है, अगर आपका जी चाहे तो मुझसे मिलने आ जाइएगा। आप कौन हैं? आबर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं एक मामूली आर्टिस्ट हूँ और चाहती हूँ कि आपको पेंट करूँ। और लड़की कार्ड उसके हाथ में देते हुए बोली। आबर ने कार्ड पर नजर डाली और कार्ड पर आरजू और उसके नीचे आर्टिस्ट लिखा था और डिफेंस के किसी अपार्टमेंट का पता दर्ज था। ये अपार्टमेंट हॉकी स्टेडियम के आसपास था और आखिर में मोबाइल नंबर था। अच्छा, मैं चलती हूँ और देखिए मेरी दरख्वास्त को रद्द मत कीजिएगा और आइएगा ज़रूर, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। और आरजू ने मुस्कुराते हुए अजब लहजे में कहा। उसने जाने ये बात किस अंदाज में कही कि उसके जहन पर नक्श होती गई और अभी वो उसकी बात का जवाब देने का सोच ही रहा था कि वो जा चुकी थी और उसने आबर का जवाब सुनने की भी जहमत गवारा ना की। आबर ने जाती हुई आरजू को अपनी नज़रों के हिसार में लेना चाहा, लेकिन वह दाएं जानब मुड़कर नज़रों से उजल हो गई। आबर ने गहरा सांस लेकर कार्ड को देखा और फिर उसे बड़ी एहतियात से जेब में रख लिया। चंद लम्हों बाद साइमा वहां पहुंच गई और आबर ने शुक्रिया अदा किया और साइमा ने उस अचानक वारदात को अपनी आंखों से ना देखा था। उसने जल्दी से साइमा को शर्टों की जानब तवज्जो किया और आरजू के बारे में सोचने लगा कि यह कैसी घटा थी जो बिन बरसे ही उसे शराबूर कर गई थी। पंजा मारना तो कोई मुश्किल काम ना था और बाद औकात अनारा को माई पंखी पर शदीद गुस्सा आता। वो इंतकाम में आग में जलने लगती और उसका जी चाहता कि वह पंजा मारकर माई पंखी की दोनों आंखें बाहर निकाल दे और वह ऐसा करने की कुदरत रखती थी। लेकिन मसला ये था कि फिर उसके बाद क्या होगा और माई पंखी उसे अपने कैद से आज़ाद नहीं कर देगी। और अभी तो इतना था कि जब उसका जी बहुत घुटने लगता तो उस लड़की के रूप में ले आती और इस तरह से कुछ सुकून मिल जाता और पंजा मारने की सूरत में मुमकिन था कि वह हमेशा के लिए इस बिल्ली का रूप धारने पर मजबूर कर देती और फिर क्या होता, वो यूं ही घुट कर मर जाती। आसान और सहल तरीका यही था कि वो किसी इंतकामी कार्रवाई के बारे में ना सोचे, बल्कि उसकी खुशामद करके जल्दी जल्दी अपने बारे में सब कुछ जान ले और अगर इस दौरान में कोई ऐसा राज हाथ लग जाए कि वो बुढ़िया को मारकर अपने असल रूप में आ सके तो फिर वो यहाँ से निकल भागे। उसने फैसला किया कि आइंदा कोई ऐसा कदम ना करेगी और जिससे वो मुश्किल में फंस जाए। सुबह वो उसकी आवाज़ सुनकर बाहर निकली। उसने बावर्ची खाने में झांका और माई पंखी चूल्हे के आगे बैठी थी और मट्टी की हंडिया में सयाल उबलने को था। अंजू जल्दी कर, और माई पंखी ने काले मुंह की सफेद बिल्ली को देखते ही कहा। अंजू तेजी से बावर्ची खाने से निकली और उसने चारपाई पर छलांग लगाई और वहां से बावर्ची खाने की छत पर चढ़ी। उसे देखते ही छत पर बैठे कौवों में खुलबली मच गई और वह चीखते हुए झुकाई देकर फिजा में उड़ गए। अंजू ने बावर्ची खाने की छत से कब्रिस्तान वाली दीवार की मंडेर पर जरकंद भरी, लेकिन वह मंडेर पर बैठे 2-3 कौवों में से किसी को अपनी गिरफ्त में न ले सकी। तब अंजू ने नीम के दरख्त पर छलांग लगाई और यहाँ कोई कौवा ना था। वो नीम के पत्तों में छुप कर बैठ गई। उसने नजरें मंडेर पर जमा दी। मैदान खाली देखकर कौवे इधर उधर से मंडेर पर उतरने लगे और अंजू ने एक कौवे को अपनी नजरों की गिरफ्त में ले लिया और उस पर बिजली की तरह गिरी और अब कौवे का उसकी गिरफ्त से निकलना महाल था और वह उसके मुंह में दबा फड़फड़ा कर रह गया। अंजू ने मंडेर से बराह रास्त चारपाई पर छलांग लगाई और कौवे को मुंह में दबोचे माई पंखी के सामने आकर खड़ी हो गई। माई पंखी ने बड़े महाराना अंदाज से फड़फड़ाने वाले कौवे को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया और उसे हंडिया में झोंक कर ढक्कन ढक दिया और उस पर वजनी ईंट रख दी। आमतौर से अंजू अपना काम सर अंजाम देने के बाद बावर्ची खाने से चली जाती और वह सहन में चारपाई के पाई के साथ लगकर लेट जाती या फिर कमरे में घुस जाती और आज वह पीढ़ी के पास खड़ी होकर उसकी तरफ मुंह उठाकर देखने लगी। माई पंखी ने चूल्हे की आंच तेज करते हुए अपना चेहरा घुमाकर उसकी आंखों में देखा और फिर बड़े प्यार से बोली, क्या हुआ है मेरी अंजू? और अंजू जवाब में उसकी सूखी टांगों से अपना जिस्म रगड़ने लगी और माई पंखी ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या चाहती है? अम्मा, मैं अपना तेरा घर देखना चाहती हूँ। और माई पंखी के दिमाग में आवाज़ आई, कोई बात नहीं, दिखा दूंगी। और माई पंखी बगैर लब हलाए बोली, कब? आज रात को, माई पंखी ने जवाब दिया।
اور کیا یہ کام دوپہر میں نہیں ہو سکتا؟ اس کی آواز آئی۔ نہیں، ہم لوگوں کے لیے رات بنائی گئی ہے اور ہماری قوتیں تاریکی میں بیدار ہوتی ہیں۔ سورج چھپتے ہی ہم آزاد ہو جاتے ہیں اور تو دن کو رات میں تبدیل ہونے تک انتظار کر لے، پھر میں دکھا دوں گی اور جس کی تو خواہش مند ہے۔ ٹھیک ہے انجو، اور مائی پنکھی اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے اماں، اور انجو نے میاؤں کی آواز نکالی اور باورچی خانے سے نکل گئی۔ وہ خوش تھی کہ آج کی رات اسے اپنا ایک نیا روپ دیکھنے کو ملے گا۔ رات کے چہرے پر نکھار آ چکا تھا اور وہ ایک نئے روپ میں ڈھل رہی تھی۔ قبرستان کے لوگوں کے بولنے اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور انسان سو چکے تھے اور شیطانوں کی آنکھیں کھل رہی تھیں۔ رات اپنے جوبن پر تھی اور باہر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ مائی پنکھی کے صحن میں بھی گھپ اندھیرا تھا اور مائی پنکھی نے صحن میں لگا مریل بلب بجھا دیا اور پھر وہ خود پھسکڑا مار کر 7ویں گھر میں بیٹھ چکی تھی۔ چل انجو، بیٹھ جا تیرے تیسرے گھر میں، اور مائی پنکھی نے آواز لگائی، اور انارا جو چارپائی پر بے چینی سے اس کی آواز کی منتظر تھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے تیسرے گھر میں مائی پنکھی کے انداز میں نشست جما لی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سیاہ چہرہ اور سیاہ کپڑوں اور سیاہ رات میں اسے نظروں سے ڈھونڈ نکالنا آسان نہ تھا۔ مائی پنکھی نے چاندی کا تعویذ گلے سے اتار کر مٹھی میں لیا اور بولی، دیکھ تیرے سامنے کیا ہے۔ انارا نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا اور اسے مائی پنکھی کے دھندلے ہیولے کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ اماں، کچھ نظر نہیں آ رہا، بس تو نظر آ رہی ہے، اور وہ بھی دھندلی دھندلی سی۔ انجو، کیا تو نے آنکھیں کھولی ہوئی ہیں؟ ہاں اماں۔ انجو، آنکھیں بند کر، مائی پنکھی نے حکم دیا۔ کر لیں؟ ہاں اماں۔ اب دیکھ تیرے سامنے کیا ہے؟ اور مائی پنکھی نے پوچھا۔ اماں، میرے سامنے ایک فلاحی ادارے کا سائن بورڈ ہے، انارا جلدی سے بولی۔ چل اندر چل، اور ٹھیک ہے چلتی جا، اب دائیں طرف مڑ جا اور سامنے جو دروازہ کھلا ہے اس میں داخل ہو جا، اور یہ جو سامنے ایک بڈھی مائی بیٹھی ہے اس کے پاس ایک نوازیدہ بچی لیٹی ہے، نظر آئی؟ اور مائی پنکھی کی آواز آئی۔ ہاں اماں، نظر آئی، اور پیاری بچی ہے۔ اماں، کیا یہ میں ہوں؟ انارا نے سوال کیا۔ نہیں، یہ تو نہیں، اور مائی پنکھی اتنا کہہ کر چپ ہو گئی۔ دیکھ اماں، خواہ مخواہ تجسس پیدا نہ کر، جلدی بتا، اور انارا بے چین ہوئی۔ یہ تو نہیں تیری بچی ہے، اور مائی پنکھی نے انکشاف کیا۔ اماں، پھر میں کہاں ہوں؟ اور یہ میں تجھے ابھی نہیں بتاؤں گی، البتہ یہ بتائے دیتی ہوں کہ تیرا شوہر جیل میں ہے۔ اور مائی پنکھی نے کہا۔ اماں، میرا شوہر جیل میں کیوں ہے؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ وہ قاتل ہے، اور کس کو قتل کیا ہے اس نے؟ یہ ابھی بھی نہیں بتاؤں گی، مائی پنکھی ہنس کر بولی۔ اور پھر کچھ بتائے گی بھی یا مجھے ایسے ہی ٹہلاتی رہے گی؟ اچھا چل، میں وقت کے دھارا کو پلٹتی ہوں، اب تو دیکھتی جا اور سمجھتی جا۔ ٹھیک ہے اماں، اور انارا مطمئن لہجے میں بولی۔ ایک متوسط طبقے کا درمیانہ گھر اس کے سامنے تھا اور گھر میں چہل پہل تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں اور گھر میں جہیز کا سامان بھرا ہوا تھا، اور دوسرے شہر سے آئے ہوئے مہمان بھی موجود تھے اور جوڑوں کی پیکنگ جاری تھی۔